नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने समन जारी किया, जिसके तहत 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के संदर्भ में सीबीआई के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। गीता में एक श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण रूप में जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, अवश्य में भोक्तव्य कर्म कृत्य शुभाशुभम, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल, चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे कर्म, इस जन्म में भुगतना पड़ता है, उन्हें भोगना पड़ता है। सवाल यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के द्वारा समन जारी किया जाना क्या एक सामान्य घटना कहा जा सकता है। क्या यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के द्वारा समन जारी किया जाना दरअसल भारत सरकार की उस रणनीति का ही एक नया चरित्र है या एक नया चरण है, जिसके तहत विपक्षी दलों के नेताओं को एक एक करके जांच एजेंसियों के महातत शिकंजे में लेने की एक सोच बीते कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बनाई गई और बहुत मजबूती से उसे न सिर्फ गढ़ा गया बल्कि जांच एजेंसियों के आश्रय कई नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि सवाल तो अरविंद केजरीवाल के समन का है, लेकिन इसमें गीता का श्लोक कहां से आ गया। इस श्लोक को हम अंत में आपको बताएंगे और इसका निहितार्थ ये किस रूप में इस विषय के संदर्भ में इसका प्रयोग हो सकता है, ये कैसे इस विषय को चरितार्थ करता है, इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए और एक तरफा अपनी बात को करते हुए और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि तमाम गवाहों से लेकर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का नाम लेने का दबाव गवाहों पे बनाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने यहां तक कहा कि ईडी और सीबीआई जो शराब घोटाले की इस समय जांच कर रही है, हम कथित शब्द का प्रयोग फिर कर रहे हैं, कथित शराब घोटाले की जो जांच कर रही है वह गवाहों को टॉर्चर करके, थर्ड डिग्री टॉर्चर देकर, उन पे जुल्म ढाकर उनको मजबूर कर रही है कि वह किसी तरह एन केन प्रकार अरविंद केजरीवाल का नाम लें और अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता को शराब घोटाले के महातत स्थापित करें। यह अरविंद केजरीवाल का कहना है और यह कहते हुए अरविंद केजरीवाल इस बात का उल्लेख बहुत साफ तौर पे कर गए कि उनको फंसाया जा रहा है, ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है, एक तरह से उनकी पूरी पार्टी को फंसाया जा रहा है। ये कानूनी पक्षों में या कानूनी प्रक्रियाओं पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वह कोर्ट का एक प्रोरोगेटिव है, अधिकारों का एक विषय है जिसको लेकर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आज तो बात अरविंद केजरीवाल पे है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण शख्सियत इस रूप में नहीं है कि भारत की राजनीति के तहत अरविंद केजरीवाल की पहचान दिल्ली के एक मुख्यमंत्री के रूप में है और वह वर्ष 2013 के समय जब मुख्यमंत्री बने तो 49 दिन तक मुख्यमंत्री है और उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में कथित तौर पे क्या कोई संलिप्तता निभाई, क्या उनकी कोई भूमिका इस रूप में शराब घोटाले में प्रतीत होती है, जो उनको शराब घोटाले के जो कथित रूप से अभी आरोपी हैं, क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए, अभी जो आरोपी है क्या उनसे अरविंद केजरीवाल का कोई कनेक्शन है, कोई उनका जुड़ाव है, हम इसमें नहीं जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जिक्र सिर्फ एक राजनेता के तौर पे या सीबीआई के द्वारा जारी किए गए समन के तौर पे या उसके जरिए ही नहीं हो सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अलग लेवल की शख्सियत है और उन शख्सियत का विवेचना, उनका विश्लेषण एक अलग लेवल पे ही होना चाहिए। आज से करीब 10 से 12 वर्ष पहले यही अरविंद केजरीवाल अचानक से दिल्ली के परिदृश्य में उपस्थित होते हैं अन्ना आंदोलन के जरिए। बाद में सबको पता चला कि वह अन्ना आंदोलन ना होकर उसकी सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मौजूदा परिस्थिति और उनके अतीत को देखा जाए तो भारत की राजनीति का वह विभत्स चेहरा अरविंद केजरीवाल के रूप में दिखाई देता है, जहां उम्मीदें बना करके उम्मीदें किस प्रकार तोड़ी जाती हैं और उम्मीदों के आश्रय किस प्रकार राजनेता न सिर्फ सत्ता को हथियाते हैं बल्कि अपनी लकीर को बड़ा ना करते हुए दूसरे की लकीर को मिटाने के संदर्भ में उसके कार्यों में आगे बढ़ जाते हैं। हम इस बात का उल्लेख इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल आरोपों के संदर्भ में या उन पर जो आरोप लगे हैं या उनके साथियों पर, उनकी पार्टी पर जो आरोप लगे, ये सच है कि बीते एक वर्ष से अप्रैल 2022 से इन आरोपों में एक तेजी आई
और शराब घोटाला वह ट्रिगर पॉइंट बना, वह कारण बना जिसके कारण आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत छवि चाहे थोड़ी सही, लेकिन उसको एक विचलन महसूस हुई, कुछ झटके महसूस हुए इस रूप में कि जो छवि वह गढ़ते हुए पूरे देश के समक्ष एक मॉडल प्रस्तुत करने का जिक्र करते थे, वह छवि उस रूप में, उस मायने में नहीं टिक सकी या नहीं टिक पा रही जो वो शराब घोटाले से पूर्व ना सिर्फ टिका पाने में बल्कि जनता को कन्विंस करने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन सवाल तो आज यह, हमने गीता के श्लोक का जिक्र किया और उस गीता के श्लोक का निहितार्थ क्या था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा कर्म अरविंद केजरीवाल ने कर दिया जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की परिस्थितियों तक जाना पड़ गया, और सीबीआई के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल आज नहीं तो कल फंसते हुए अभी प्रतीत होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज से करीब 12 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले, 10 से 12 वर्ष पहले, हम नाम लेते हैं 2011 से 2013 का समय याद कीजिए। दिल्ली की शांत भरी सियासत में अचानक से एक हलचल मचती है और दिल्ली का रामलीला मैदान नारों से गूंज उठता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में महाराष्ट्र से निकलकर अन्ना हजारे एक आंदोलन के जरिए भारत में भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करके दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन शुरू करते हैं, और उनके जरिए उनके शिष्य रहे अरविंद केजरीवाल उन्हीं के आंदोलन में शामिल होकर एक नैरेटिव गढ़ना शुरू करते हैं, और वो इस बात का उल्लेख खुले तौर पे करते हैं कि देश की सरकार चोर है। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनको लेकर अरविंद केजरीवाल ये साफ तौर पे कहते हैं कि यूपीए की सरकार कट्टर रूप से भ्रष्ट है, इस सरकार के हर मंत्री भ्रष्ट है, हर मंत्री चोर है। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल पोस्टर पे इस बात का उल्लेख करते हैं कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, एमके स्टालिन, एचडी देवगौड़ा, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश चौटाला, मायावती, जगन मोहन रेड्डी, आप नाम लेते जाइए, पार्टियों का नाम लेते जाइए, और नाम अरविंद केजरीवाल के पोस्टर पर आपको उस दौर में दिखाई दे जाएंगे, जिनका नाम का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि मैं इन सभी भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए आया हूं। और इसके आश्रय कहते हुए उन्होंने 2013 में या 2012 के आसपास, हम बिल्कुल स्पष्ट बताएं, 2012 में उन्होंने अपने राजनीतिक दल का गठन किया, और आम आदमी पार्टी के आश्रय उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित को भी चोर कहते थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो जो चलते हैं, सवारी को ले जाने के लिए जो ऑटो चलते हैं, उनके पीछे बाकायदा पोस्टर चिपकाए कि क्या दिल्ली को एक ईमानदार बेटा चाहिए अरविंद केजरीवाल के रूप में, या एक चोर मुख्यमंत्री चाहिए शीला दीक्षित के रूप में। हम यहाँ इस पहलू में नहीं जा रहे कि एक महिला के संदर्भ में एक व्यक्ति की गरिमा किस रूप में होनी चाहिए, हम इसमें नहीं जा रहे, लेकिन शीला दीक्षित को खुलेआम चोर कहा गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने एक सपने को बाजार में उतारा, और वह सपना जनता ने इस रूप में हाथों हाथ लिया कि शीला दीक्षित जो 15 वर्षों तक उस समय मुख्यमंत्री रह चुकी थी, वो अपना चुनाव हार गई, और शीला दीक्षित न सिर्फ अपना विधायक का चुनाव हारी बल्कि वो सरकार से बाहर हो गई, और कांग्रेस सिर्फ 8 सीटें जीत पाई। और पहली बार में चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल न सिर्फ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर विधायक बने, बल्कि उनकी आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली। उसके पश्चात की परिस्थितियां, सरकार बनी, 49 दिन सरकार चली, सरकार से समर्थन वापस हुआ, सरकार गिर गई, और 2015 के विधानसभा चुनाव में फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी यूएसपी को आगे बढ़ाया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आया हूं, और मैं इस बार आप मुझे पूरा बहुमत दीजिए और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अरविंद केजरीवाल का यह सपना भी जनता ने हाथों हाथ लिया, और 70 में 67 सीटें, 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिली ऐतिहासिक रूप से। लोकसभा चुनाव 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 543 में 414 सीटें मिली थी, और उसके बाद हुए उपचुनाव में 10 सीटें और मिली, यानी 424 सीटों का विशाल बहुमत। और उसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का एक अप्रत्याशित बहुमत, जिसमें विपक्ष में सिर्फ 3 विधायक बचे। यानी अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार को लेकर एक यूएसपी बनाई गई,
लेकिन वर्ष 2016 में अरविंद केजरीवाल जिस 2G घोटाले को लेकर मनमोहन सिंह को बदनाम करते थे, उसका फैसला आता है और उसके फैसले में जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा यह साफ किया जाता है कि मैं पूरा दिन अदालत खोलकर बैठा रहा, लेकिन कोई भी सबूत कि 2G में घोटाला क्या हुआ, कितना हुआ, कहां हुआ, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। और अतः 2G का घोटाला कोई घोटाला नहीं था, यह सिर्फ एक मृग तृष्णा थी जो बना दी गई और उस घोटाले के तमाम लोगों को बरी कर दिया गया। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाकर वो आरोपों से दूर भाग गए, लेकिन उन आरोपों का खामियाजा एक प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को भुगतना पड़ा, जो प्रधानमंत्री 2008 की आर्थिक मंदी में भारत को इस रूप में संभाले रहे और इस बात का जिक्र करते कि आज हम अमेरिका तक को नौकरी देने की स्थिति में भारत है। उन प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल मैदान में आए। 2G, 3G, 4G, जीजाजी, कॉमनवेल्थ, स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, अरविंद केजरीवाल ने फहरिस्त गिना दी, एक लिस्ट गिना दी। लेकिन देखिए समय, इस समय का चक्र देखिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे आज खुद भ्रष्टाचार में फंस गए। जो दावा करते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, आज उनके दो मंत्री जेल में ना सिर्फ बैठे हुए हैं बल्कि अदालत उन्हें जमानत नहीं दे रही। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि ईडी के विषय में जमानत मिलना सरल कार्य नहीं है, 1 वर्ष तक तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात बिल्कुल सच है। और बीते महीनों जब सुप्रीम कोर्ट का ईडी के संदर्भ में निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इन शक्तियों को बरकरार रखा, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत को ईडी के मामले में जब 100 दिन बाद बेल मिली तो उन्हें बेल हाई कोर्ट से नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली, निचली अदालत से मिली, जिसमें निचली अदालत के न्यायाधीश ने टिप्पणी में लिखा कि ईडी ने सिर्फ एक धारणा बना ली थी कि हमें संजय राउत को गिरफ्तार करना है, हम गिरफ्तार करेंगे, और उन्होंने किया। यानी ईडी कोई तथ्यों के आधार पर पाटरा चौल के कथित घोटाले की जांच नहीं कर रही थी, वह सिर्फ संजय राउत को जेल में डालना चाहती थी और संजय राउत को जमानत मिल गई। कहने का तात्पर्य यह, यदि तथ्य नहीं होंगे तो जमानत मिलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मई 2022 से जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में आरोप लगाकर भागने के वह प्रथम उदाहरण नहीं है। भारत की राजनीति अरविंद केजरीवाल का कोई पहला उदाहरण इस रूप में प्रस्तुत नहीं होते देखती, जो आरोप लगाकर सिर्फ बदनाम करते हैं। बहुत लोगों की आजकल शिकायत रहती है, या समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि आज की सरकार उन्हें जीने नहीं देती, दक्षिण पंथ की विचारधारा उन्हें जीने नहीं देती, लेकिन वह यह नहीं बताते कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब उसमें आरएसएस की यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कथित संलिप्तता की भूमिका की बात आई तो आरएसएस को जनता द्वारा चुनावी समर में उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया और एक तरह से अनटचेबल बना दिया गया कि आरएसएस को हम स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने देश के राष्ट्रपिता की हत्या की। लेकिन संघ को स्वीकृति कब प्रदान हुई? जब 1973, 74, 75 में जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार, वो भी भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे आए इंदिरा गांधी के खिलाफ, और भ्रष्टाचार मिटाने के आश्रय उन्होंने न सिर्फ दक्षिण पंथ विचारधारा को एक स्वीकृति प्रदान की बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया कि इंदिरा गांधी कितनी भ्रष्ट है, जबकि इंदिरा गांधी के विषयों में भी कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन धारणा बनाई गई, इमरजेंसी लगी, वो गलत थी, सही थी, उसको लेकर के तमाम विवेचना हो चुकी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। 77 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, 2.5 साल जनता पार्टी की सरकार चली, उस सरकार का कालखंड कैसा रहा जनता जानती है। 1988-89 के दौर में वीपी सिंह निकल कर आते हैं राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कि राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाले में रिश्वत खाई है, और अपनी चुनावी जनसभाओं में वीपी सिंह इस बात का उल्लेख करते थे कि मेरी जेब में वह अकाउंट नंबर की पर्ची है जिसमें राजीव गांधी को पैसे मिले।
इसका परिणाम यह हुआ कि 1984 में 414, उसके बाद 424 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1989 में सिर्फ 197 सीटें जीत पाई। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद वीपी सिंह ने खुद इस बात का जिक्र किया, पर्ची खाली थी, उस पर्ची में कुछ नहीं था, मैं सिर्फ दिखाने के लिए उस पर्ची का जिक्र करता था। उसके बाद वीपी सिंह के साथ क्या हुआ हम कहना नहीं चाहते, इतने असंवेदनशील हम नहीं होना चाहते। और उसके बाद 2011, 12, 13 के दौर में अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आश्रय आते हैं और फिर वही खेल शुरू करते, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने आए हैं। लेकिन 2G, 3G, कोयला, कॉमनवेल्थ, स्पेक्ट्रम, किसी में कुछ साबित नहीं होता। लेकिन मनमोहन सिंह एक ऐसी सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो नाम है, उनकी छवि को चस्पा कर दिया गया जो सबसे भ्रष्ट थी। भारत के कानून में मानहानि का जिक्र यूं ही नहीं किया गया, और मानहानि के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल से अच्छा कौन जान सकता है, जिन्होंने अरुण जेटली से लेकर कपिल सिब्बल, विक्रमजीत सिंह मजीठिया, मनीष तिवारी, तमाम नेताओं पर आरोप लगाए कि ये भ्रष्ट, उन्होंने मानहानि के केस करे, अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। यह समय का चक्र है। जो श्लोक हमने पहले कहा, अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होगा। हम कोई विपक्षी या कांग्रेस के समर्थक के रूप में आपसे बात करने उपस्थित नहीं हुए हैं। भारत की राजनीति यदि अतीत के पन्नों में जाएं तो 1971 की जब युद्ध हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था कि हम देश के साथ हैं, इंदिरा के साथ हैं। 1962 में जब चीन के खिलाफ भारत युद्ध लड़ रहा था तो जवाहरलाल नेहरू उस संकट के दौर में भी न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को विश्वास में लिए हुए थे, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि विचारधारा जनसंघ उस समय का और कांग्रेस की अलग है, लेकिन देश के लिए और चीन के खिलाफ हम आपके साथ हैं। 1984 में राजीव गांधी जिन चंद्रशेखर की पार्टी को हराकर चुनाव जीते थे, तो राजीव गांधी ने उस समय अपने हाउसिंग मिनिस्टर को यह स्पष्ट निर्देश दिए थे कि चंद्रशेखर जी के रहने की व्यवस्था की जाए। देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरसिम्हा राव ने रहते हुए विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और फारूक अब्दुल्ला को भारत का प्रतिनिधि बना के भेजा। जब राजीव गांधी की हत्या की गई तो सबसे ज्यादा दुख उस दौर के लोग बताते हैं, सबसे ज्यादा दुख अटल बिहारी वाजपेयी को हुआ। 2002 के संसद सत्र को याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। सोनिया गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन उसके बाद सब सुलझ गया। वो नोकझोंक सिर्फ संसद के गलियारे तक थी, बाहर शत्रुता कटुता नहीं आई। कहने का तात्पर्य यह है कि अरविंद केजरीवाल ने भारत की राजनीति को इस रूप में प्रदूषित किया कि ना सिर्फ कटुता बढ़ी बल्कि नफरत बढ़ी। प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना, वो चाहे तब मनमोहन सिंह हो या आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। ठीक है, कोई कम पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, हम उस विषय में नहीं जाना चाहते, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे के कामराज 10वीं तक भी पास नहीं हो पाए, लेकिन आज भी तमिलनाडु के लोगों से यदि आप संवाद करें और वहां के विश्लेषकों की राय जाने तो वह इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र करते कि के कामराज से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक कोई नहीं हुआ। बिलो द बेल्ट हमले करना, व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, शीला दीक्षित जब तक जीवित थी अरविंद केजरीवाल उन्हें भ्रष्ट, चोर, क्या क्या नहीं कहते थे। बहुत से शब्दों का तो हम सभ्यता का लिहाज करते हुए, सभ्यता को प्रणाम करते हुए जिक्र भी नहीं कर सकते। आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल समय का चक्र फिर घुमाए। गीता का वो श्लोक फिर से सुनिए, अवश्य में भूकंत्वे कर्म कृत्य शुभाशुभम, अच्छे और बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होगा।
यह सही है कि ईडी सीबीआई का प्रयोग आज के दौर में जिस प्रकार विपक्ष के खिलाफ हो रहा है, 1900 के दौर में जब हम देखें, उसके बाद जब आर्थिक उदारीकरण ने भारत की राजनीति में पैसे का एक प्रभाव बढ़ा दिया, तो आज के दौर में यदि ईडी सीबीआई को हम देखें तो 95% उनके केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ है और सत्ता पक्ष के खिलाफ महज 5%, वो भी नहीं होंगे। लेकिन देखने वाली बात तो यह केस किस पे हुआ है। इंसान अपनी रेपुटेशन, अपनी छवि बनाने में जिंदगी गुजार देता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन सभी लोगों की रेपुटेशन और जिंदगी को बर्बाद करने में, तबाह करने में एक चंद सेकंड नहीं लिया। 2G में सब बरी हो गए, लेकिन आज तक 2G घोटाला माना जाता है। बोफोर्स में राजीव गांधी बरी हो गए, मृत्यु के बाद चीथड़े उड़ा दिए बम से, लेकिन राजीव गांधी आज भी दोषी है। एक भारतीय होने के नाते इन बातों का जिक्र जब हम करते हैं तो हैरत होती है कि एक शख्स किस प्रकार दूसरे की लकीर को इस प्रकार काट छांट करने की सोच रखता है। अपने एक पूर्ववर्ती वीडियो में जब इतिहास के संदर्भ में हम आपके सामने आए थे, तो हमने इस बात का उल्लेख किया था कि इतिहास मिटाने से आपका इतिहास स्वर्णिम नहीं हो जाएगा। मुगलों की लकीर छोटी कर देने से मौर्य और गुप्ता की लकीर लंबी नहीं हो जाएगी। वही अरविंद केजरीवाल पे लागू होता है कि दूसरों की लकीर आप छोटा करने चले थे, आज आप खुद अपनी लकीर को कहां देख रहे हैं, यह आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। और आपसे मेरा तात्पर्य जनता जनार्दन से है। हर नेता को बदनाम, हर नेता पर आरोप लगाना और हर नेता को, अरविंद केजरीवाल 2011 से 13 के बीच कहा करते थे आरोप लगते इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन सत्येंद्र जैन मई 2022 में जेल में गए और उनका इस्तीफा मार्च 2023 में हुआ, जबकि 10 महीने से जेल में थे तब भी। मनीष सिसोदिया पे आरोप अगस्त 2022 में लगे, इस्तीफा मार्च 2023 में हुआ। दूसरों के लिए मापदंड दूसरे, जब खुद पे आई तो मापदंड बदल दिए। अमृतपाल आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। यह कट्टर देशभक्ति है। ईमानदारी का दावा करने वाली पार्टी जब पंजाब में सत्ता में आती है तो उसके शुरुआती महीनों में 2-2 मंत्री जेल चले जाते हैं। किसमें? भ्रष्टाचार में। सपनों का टूटने के संदर्भ में कहा गया है सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। जनता ने जिन सपनों के साथ अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदारी की उम्मीद की लौ के तले देखा था, क्या आज उस उम्मीद को देखा जा सकता है? हमने इसलिए अरविंद केजरीवाल का जिक्र अकेले में नहीं किया, जयप्रकाश नारायण, वीपी सिंह, उन सब का जिक्र किया। शूट एंड रन अवे, आरोप लगाओ और भाग जाओ। भारत की न्यायिक व्यवस्था का अर्थ सही मायनों में अगर हम देखें तो यहां एक मुकदमे के निस्तारण में वर्षों वर्ष निकल जाते हैं। 2G का घोटाला 2010 से 11 के दौर में उठाया गया था और निर्णय 2016 में आया। प्रधानमंत्री के पद से मनमोहन सिंह चुनाव हार गए, उनकी सरकार चली गई, लेकिन जो रेप्यूटेशन का, जो उनके व्यक्तित्व को नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं? आज ये पूछा जाना चाहिए। सहानुभूति तो उस व्यक्ति से रखी जाए जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के मापदंड स्पष्ट किए हो, लेकिन एक व्यक्ति जो लालू प्रसाद यादव को 2011 में भ्रष्ट कहता था, आज 2023 में उन्हीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी से गठबंधन करना चाहता है। कमाल की सोच है। इसे भारत की राजनीति का सच कहिए या मजाक कहिए, विभत्स मजाक कहिए, लेकिन सच्चाई यही है, अच्छे और बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर,
और जैसा मैं हर बार अपने वीडियो में इस बात का उल्लेख करता हूं कि सुझाव हो तो बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आज का वीडियो जब समाप्त कर रहे हैं तो जब श्लोक के साथ शुरुआत करी तो श्लोक के साथ ही उसका अंत भी करना चाहिए। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व को लेकर एक बात हमने शुरुआत में कही श्लोक के आश्रय, आज एक नया श्लोक हम इसके साथ अंत करते हैं। माया भिर्म्यान साक्षदिंद्र, अर्थात हे मनुष्यों, इसका अर्थ महर्षि व्यास के कथन में यदि हम कहें तो जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके प्रति वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, और यही धर्म है। अरविंद केजरीवाल दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते थे, आज स्वयं सीबीआई की दहलीज पर बतौर एक आरोपी खड़े होने की स्थिति में आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।